हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज के जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, आज हम इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानिए ज़िंदगी में कभी भी आपको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ध्यान दें कि जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होता है आप सभी कमेंट में ऑप्शन कर देंगे, उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, और लास्ट में अपना काउंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है एंगलर, अरस्तु, लिनियस, थियोफ्रास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करें। इसका आंसर होगा हम लोगों का लिनियस। ठीक है, वर्गीकी का पितामह, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, लिनियस को। ठीक है, लिनियस ने जेनेरा प्लांटेरम बुक में जो पादप है उसको कितने वर्गों में बांटा था, 24 वर्गों में। ठीक है, और एंगलर जो है क्या है, जर्मन बोटनिस्ट हैं। ठीक है, जिन्होंने प्लांट टैक्सोनॉमी और फाइटोजियोग्राफी दोनों में विशेष योगदान दिया था। थियोफ्रास्ट ने फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, और अरस्तु क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, वर्गीकी का पितामह कौन है, लिनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है लिनियस, थियोफ्रास्ट, इचिंसन, एंगलर। आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर करें। द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो इसके प्रतिपादक हैं लिनियस। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है, लिनियस, जिन्होंने वंश और जाति को लेकर द्विनामकरण पद्धति दिया था। ठीक है, जैसे होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस, जिसमें वंश को कौन बताता है, होमो क्या बताता है, वंश, और स्पीसीज को बताता है सेपियंस। ठीक है, तो द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन दिया है भारतीय, जर्मन, स्वीडिश, ब्रिटिश। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था, जल्दी से आंसर करो। तो इसका आंसर होगा स्वीडिश। ठीक है, जो वैज्ञानिक थे वो कहाँ से थे, स्वीडिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। ऑप्शन है क्रिप्टोगेम्स में, फेनरोगेम्स में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है, आंसर करिए। हम लोग का आंसर होगा फेनरोगेम्स में। ठीक है, पुष्पी पादपों को फेनरोगेम्स में ही रखा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा ये पुष्पी पादप नहीं है, ना ही टेरिडोफाइटा पुष्पीय पौधे हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स में अपुष्पीय पौधों को रखा जाता है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो है ये दोनों किस में आते हैं, क्रिप्टोगेम्स में। और फेनरोगेम्स जो होते हैं ये पुष्पीय पादपों को बताता है, पुष्पीय पादप को हम लोग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपुष्पीय पादपों को रखा गया है। यहाँ ऑप्शन दिया है क्रिप्टोगेम्स में, फेनरोगेम्स में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। तो अपुष्पीय पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। ठीक है, किस में रखा गया है, क्रिप्टोगेम्स में। फेनरोगेम्स में रखा गया है पुष्पीय पादपों को। ठीक, और क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन से आते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये दोनों किस में आते हैं, क्रिप्टोगेम्स में, क्योंकि ये क्या है, अपुष्पीय पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। क्या है क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ऑप्शन है समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग, जड़ विहीन पौधा। आंसर करें। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। ठीक है, हाइड्रो शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हाइड्रो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं जलीय पौधों के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, जलीय पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। ऑप्शन है जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर। क्या होगा आंसर, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, इसमें आंसर होगा स्पीसीज। ठीक है, क्या होगा, स्पीसीज।
क्या होता है वर्गीकरण में? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, जैसे हम सिस्टमेटिक पोजीशन में इन सबको लिखते हैं। सबसे नीचे क्या लिखते हैं? स्पीसीज, जो कि आधारी इकाई होती है। जैसे ईंट है, जो घर बनाते हैं तो आधारी इकाई किसको मानते हैं? ईंट को। जैसे हमारा बॉडी है, किससे बना है? कोशिका, जो कि इसकी आधारी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनामकरण पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। ऑप्शन है वंश तथा जाति, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश, गण तथा कुल। तो द्विनामकरण पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। जल्दी से आंसर करें। वंश तथा जाति। ठीक है, वंश तथा जाति को बताते हैं। जैसे मैं क्या बताई थी? होमोसेपियंस। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस, जिसमें होमो बताता है वंश को, सेपियंस बताता है जाति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। ऑप्शन दिया है आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। जल्दी से आंसर करें। आंसर क्या होगा इसका? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावृत्त बीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नग्न बीजी होता है। पौधों पर बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? यहाँ ऑप्शन दिया है फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिन, लुवेनहॉक। जल्दी से आंसर करें, क्या होगा इसका आंसर? जीवाणु की खोज किसने की? लुवेनहॉक ने। ठीक है, लुवेनहॉक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? ऑप्शन है सभी जीवाणु स्वयंपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वयंपोषी होते हैं, और सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? कौन सी है? जल्दी से आंसर करें। इसका आंसर होगा अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, सभी जीवाणु स्वयंपोषी नहीं होते, ना ही विविधपोषी और ना ही प्रकाश संश्लेषी। तीनों ही प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वयंपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? ऑप्शन दिया है ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। आंसर करें, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर करें। तो जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम, सूत्रकणिका। क्या होगा आंसर? क्या होगा? जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, इसका आंसर होगा सूत्रकणिका। ठीक है, जीवाणु कोशिका किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और जो विकसित कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का होगा सूत्रकणिका, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, जीव द्रव्य कला भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? यहाँ ऑप्शन दिया है क्षणरूपी, गोल, सर्पिल, कॉमा। जल्दी से आंसर करें, क्या होगा इसका आंसर? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो इसका आंसर होगा हम लोगों का क्षणरूपी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे हम लोग जीवाणु का डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अक्सर जब भी एग्जाम में हम लोग ऐसे ही जीवाणु याद आता है हम लोगों का। ठीक है, क्योंकि साधारण आकृति ही है कि जीवाणु ऐसी पाई जाती है, और बुक में कैसे देगा? जो साधारण पाया जाता है वही चित्र देगा। ठीक है, तो जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? क्षणरूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है गोलाणु, वाइब्रियो, डंडाणु, स्पाइरिला। तो क्या होगा आंसर? जल्दी आंसर करो। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा गोलाणु। ठीक है, सबसे छोटा, जैसे क्षेत्रफल कम की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें गोल ही आता है। ठीक है, तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है।
ऑप्शन दिया है वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस, स्पाइरिला। तो एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। ठीक है, गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है डिप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस, स्पाइरिलम। देखिए सर्पिल जीवाणु और स्पाइरिलम, सर्पिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइरल। स्पाइरल से क्या ले सकते हैं? स्पाइरिलम। ठीक है, तो एक जीवाणु कोशिका को कहते हैं स्पाइरिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन दिया है कवक, लाइकेन, जीवाणु, हरे शैवाल। जल्दी से आंसर करो, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है, क्योंकि जीवाणु जो है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो आनुवंशिक पदार्थ हैं वो जीव द्रव्य में बिखरे हुए पड़े होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? यहाँ ऑप्शन है शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। तो निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? कौन पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर करें। आंसर होगा जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णकी लवक, जीनधर। आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करो। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, आंसर होगा हम लोगों को वर्णकी लवक, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वर्णक के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्णकी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चर प्रसिद्धि है। यहाँ ऑप्शन दिया है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जन्म थ्योरी के लिए, शराब के किण्वन के लिए। जल्दी से आंसर करो। पाश्चर प्रसिद्धि है, पाश्चर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है हम लोगों का रोगों की जन्म थ्योरी के लिए। ठीक है, तो रोग के बारे में पाश्चर प्रसिद्धि ने पाश्चर ने बहुत काम किया है। ठीक है, क्योंकि पाश्चर इसलिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा रोगों की जन्म थ्योरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे छोटा जीव है? यहाँ ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट। जल्दी से आंसर करो, क्या है इसका आंसर? निम्न में कौन सबसे छोटा जीव है? तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसका 100 से 500 नैनोमीटर के बीच इनका आकार होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, जो बैक्टीरिया फिल्टर से भी फिल्टर हो जाता है, मतलब उसको भी पार कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। यहाँ ऑप्शन है विनाइट्रिकारी जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हम लोगों का होगा नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। ठीक है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यहाँ ऑप्शन है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, सभी पौधों में। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दो। मूल ग्रंथियों पाई जाती हैं, तो इसका आंसर होगा कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। ठीक है, मूल ग्रंथियाँ किसमें पाई जाती हैं? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ऑप्शन दिया है ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। आचार में जीवाणुओं को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होता है। तीसरा है लवण जनन का संदमन करता है। डी है जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। क्या होगा? जल्दी से आंसर करो। क्या होगा इसका आंसर? ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? जीव द्रव्य का संकुचित होना, जिसमें से कौन संबंधित है? परासरण। परासरण की क्रिया होती है। ठीक है, जिससे अधिक नमक वाला आचार है, ठीक है, उसमें नमक की सांद्रता अधिक है और जो जीवाणु कोशिका है उसमें नमक की सांद्रता कम है। परासरण क्या होता है? विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। ठीक है, विलायक क्या है इसमें? जल। तो जल के अणु जो है अपने कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, तो कम सांद्रता किस में है? क्या है? नमक की कम सांद्रता किस में है? जीवाणु के अंदर।
और अधिक सांद्रता जीवाणु के बाहर। ठीक है, तो जीवाणु के अंदर का जो जल होता है वो किस में चला जाता है, आचार में। तो क्या है, जीवाणु का जो जीव द्रव्य होता है वह संकुचित हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह से मर जाते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।